Exercise 1, Part 1. Question number A2. एक मिनट रुकिए, देखो 30 minutes. Cubical container having each side L is filled with a gas having n molecules in the container. Mass of each molecule is m. If we assume that at every instant half of the molecules are moving towards the positive x-axis and half of the molecules are moving towards the negative x-axis. ठीक है, हमारे पास में एक क्यूबिकल कंटेनर है, मैं ऐसे मान लेता हूँ इसको, ये लेंथ एल है, तो हाफ इधर जा रहे हैं और हाफ इधर जा रहे हैं. ठीक है, mass of each molecule is m. If we assume that every instant half of the molecules are moving towards the positive x-axis and half of the molecules are moving towards the negative x-axis, two walls of the container are perpendicular to x-axis. इसकी बात कर रहा है है ना, तो ये हमारे पास x-axis है, ये y-axis है. Find the net force acting on the two walls given. Find the net force acting on the two walls given. Assume that all the molecules are moving with the speed v naught. ठीक है, तो ये सब के सब v नॉट स्पीड से जा रहे हैं इधर, ये भी v नॉट से जा रहे हैं, ये भी v नॉट से जा रहे हैं, ये भी v नॉट से जा रहे हैं. अब इधर कितने जा रहे हैं, लेकिन n/2. इधर भी कितने जा रहे हैं, n/2. तो n/2 जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये n डैश से मान लो, है ना. तो हर एक वॉल पर अपने को नेट फोर्स बताना कि कितना होगा, यही क्वेश्चन है हमारे पास में. तो ऐसा करते हैं, पहले एक ही मॉलिक्यूल को लेते हैं. ये मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल आता है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है और ये वापस मॉलिक्यूल टकरा के वापस आ रहा है. तो पहले इसका चेंज इन मोमेंटम 2mv नॉट होगा. ये गया और वापस आया, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में v नॉट बाई 2l. ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड है. ओके, और ये चेंज इन मोमेंटम है, तो ये एक की वजह से F1, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ गया mv नॉट का होल स्क्वायर बाई l इंटू टोटल कितने हैं, n है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फोर्स आ गया. इसमें सर हाफ मतलब एक मिनट. Cubical container having each side as a filled with gas and molecules in the container, mass of each molecule is m. If we assume that at every instant half of the molecules are moving towards the positive axis and half of the molecules are moving towards the negative x-axis, two walls of the container are perpendicular to x-axis. Find the net force acting on the two walls given. Assume that all the molecules are moving with the speed v naught. सर इन्होंने वेक्टोरियली ऐड नहीं किया है. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टू वॉल्स पूछ रहे हैं, नेट फोर्स.
हाँ तो सही तो है, ठीक है। एम वी नॉट कॉल स्क्वायर बाय एल इंटू एन, क्यों सही है? देखो आप अब भले इसने कहा कि हाफ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, है ना, तो जब यही मॉलिक्यूल टकरा के वापस जाएगा तब तक हाफ वाले वापस आके आ जाएंगे ना। यानी मतलब कैसे है मैं बताता हूँ आपको, कि ये मॉलिक्यूल गया मान लो, और नेक्स्ट वाले जो आएंगे, तो जितने टाइम में ये मॉलिक्यूल है यहाँ, ये मॉलिक्यूल जाएगा यहाँ, है ना, उतने टाइम में दूसरे वाले आ जाएंगे ना, यहाँ टकरा के वो भी जा चुके होंगे, तो डबल हो जाएगा ना एक तरह से। होंगे तो यहाँ n/2 ही, यहाँ अल्टीमेटली एक की वजह से n/2 लिखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो वापस भी तो आ रहे हैं ना। भले ये ऐसा है, मैं आपको समझाता हूँ, इसको वो छोड़ो, ये नहीं, ये हाफ लो, ये क्या होंगे, V0/L होगा ना। क्यों? क्योंकि यही पार्टिकल, यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको, ये पार्टिकल आया और टकरा के वापस से पार्टिकल गया, तो जब ये पार्टिकल जाएगा, तो जब इस वॉल पे जाएगा तो V0/L इतने में इधर के जो पार्टिकल्स है वो भी तो लौट के आ जाएंगे उतने टाइम में। तो यानी इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाले पार्टिकल इतने टाइम बाद कोलिजन कर लेंगे ना इसके साथ में, लेकिन यहाँ पार्टिकल कितने, यानी 2 × कितने, लेकिन यहाँ यानी हर बार कितने कोलिजन हो रहा है, n/2 के करस्पॉन्डिंग ही तो हो रहा है, ठीक है। तो आंसर ये आना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए mV0/L इंटू n होगा। सर हम लोग मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एक साइड भाई पे ऐसे समझो, N/2 मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ। हमने क्या माना था कि सारे के सारे n पार्टिकल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, है ना, यही था, और फिर यही जाके वापस आ रहे थे, ये मान के किया था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि n/2 ही आ रहे हैं, है ना, तो टकरा के जब वापस जाएगा तब तक n/2 वाले नेक्स्ट वाले आ जाएंगे ना। तो यानी हर बार कोलिजन जो हो रहा है ना, वो कितने टाइम बाद हो रहा है, L/V0 टाइम बाद हो रहा है। हर बार कोलिजन L/V0 टाइम बाद हो रहा है। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट हर कोलिजन में टाइम कितना लग रहा है, L/V0, यानी नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितना हो गए यहाँ, V0/L। लेकिन पार्टिकल कितने टकरा रहे हैं हर टाइम के बाद में, n/2 तो टकरा रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर, ये लॉजिक समझ में आ गया ना सबको? सर तो ये लेकिन concept, आपने तो मतलब वो मतलब जो ये एक ही साइड पे आपने देखा ना कोलिजन जो हो रहा है, ये वाला जो आपने कंसीडर किया, हाँ, वो तो वो V दरअसल नॉट वो बाई एक ही एल के वॉल की बाद वो कह रहा है, वो टोटल तो 0 हो जाएगा। हाँ टोटल फोर्स तो कंटेनर की अगर बात करें वो तो 0 हो जाएगा। तो हर एक वॉल पे तो होना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि हर एक वॉल पे कितना लग रहा है, तो हर एक तो वॉल पे उन्होंने ये लग फिर रहा है। क्वेश्चन में क्योंकि दिया है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टू वॉल्स। हाँ सर, नहीं, नेट वो तो फोर्स 0, वो तो 0 होगा, ठीक है, वो तो हाँ 0 होगा, तभी तो सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पे पड़ा रहेगा। तो हाँ हर बार बराबर है। नेट फोर्स 0 होगा सिस्टम के ऊपर, तो ओके। हाँ तो ये हमने मतलब एक वॉल का निकाला है ना। ये एक वॉल पर है, ये इसमें थोड़ा सा लाइन में थोड़ी गड़बड़ है ना। हाँ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। A2 हो गया, फिर B4 ना, B4 भी बताना, B4। चलो लिख लिया है सबने? हाँ सर। ये कह रहा है कि ब्यूटेन हैज बर्न्स इन एयर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। Suppose the initial and final temperatures are equal and high enough so that all the reactants or products act as a perfect gases. 2 moles of butane are mixed with 13 moles of oxygen, then completely reacted. Find the final pressure. If the volume remains unchanged and the pressure before reaction is P0. तो ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, तो फिर केमिस्ट्री में क्या क्या फिर भाई आप लोगों ने? सर इसमें बस यही पूछना था, ये परफेक्ट गैसेस का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? परफेक्ट मतलब आइडियल गैस है, परफेक्ट का अच्छा, मतलब आइडियल गैस। हाँ फिर ठीक। परफेक्ट गैसेस मतलब आइडियल गैस की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसमें
वो लगाओ, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हो जाएगा ये, ठीक है। पीवी हाँ इक्वल सर। टू, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, तो अभी इनके करस्पॉन्डिंग पहले प्रेशर निकाल लोगे ना आप, टेम्परेचर कर भी लोगे same। मेरे ख्याल से, सब हो जाएगा ना, कोई हाँ दिक्कत सर, होगी हो इसमें? जाएगा। परफेक्ट गैसेस मतलब वो आइडियल गैस की बात कर रहे हो। B5 B6 at a pressure of 3 atm air treated as an ideal gas। हमारे कोर्स में आइडियल गैस ही है, रियल गैस के बारे में कभी बात नहीं करेंगे आपसे। रियल गैस में केमिस्ट्री में बात करते हैं ना, या नहीं है? At a pressure of 3 atmospheric air treated as an ideal gas is pumped into the tubes of a cycle rickshaw। ओके, यानी ये हमारे पास में इस तरह का ट्यूब है, है ना। तो at pressure is pumped into the tubes of cycle rickshaw। The volume of each tube at a given pressure दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, one of the tubes gets punctured and the volume of the tube reduces to this one। ओके, इसका मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, यानी ट्यूब एक तरह से ऐसा हो जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, चलो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अरे यार कमाल है, आप भी ना क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, अंदर का जो प्रेशर है इस केस में P1 वो 3 atm है, लेकिन अभी इस केस में जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा ना भाई। अंदर पंक्चर हो गया तो अंदर बाहर का प्रेशर सेम हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, वैसे ही बोल दे, अगर नहीं भी बोलता तब भी आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो हो गया। N1 इक्वल टू क्या लिखोगे, PV/RT, और N2 इक्वल टू क्या लिखोगे, मतलब ये P1 हो गया और ये V1 हो गया, है ना, ये P2 V2/RT, डिफरेंस निकाल लो, कर लोगे। PV इक्वल टू NRT लगाना था, कुछ नहीं करना था। अंदर का यहाँ का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा, यहाँ 3 एटमॉस्फेरिक है। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में B6 का पहला पार्ट। अ कंडक्टिंग सिलेंडर हुज इनसाइड डायमीटर, यानी ये सिलेंडर अपने को दिया है, A conducting cylinder whose inside diameter दिया है contains air compressed by a piston of mass m, इसका mass m दिया हुआ है, which can slide freely in the cylinder as shown in the figure। The entire arrangement is immersed in water, but उस temperature can be controlled। ठीक है, conducting cylinder ये भी ध्यान रखना है। The system is initially in equilibrium at temperature, इसका मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इनिशियल हाइट ऑफ द पिस्टन अबव द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज, ये इनिशियली ये दिया अपने को HI है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है G दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई, एंड G इक्वल टू 10 मीटर पर, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू फाइनल टेम्परेचर, फाइंड दी, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा, सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना।
तो फाइंड द हाइट ऑफ द पिस्टन। अब इसमें भी कुछ नहीं करना था, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही है, यानी पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू एन आर टी इनिशियल, पी फाइनल वी फाइनल इक्वल टू एन आर टी फाइनल, है ना। अब ये फ्रीली मूव कर सकता है, तो फ्रीली मूव कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है ना, ये कौन सा प्रोसेस माना जाएगा यहाँ? ये प्रोसेस माना जाएगा आइसोबारिक। हरी बात समझ में? कौन सा प्रोसेस माना जाएगा? आइसोबारिक। कर लो, आ जाएगा आंसर। फिर इसके आगे हो जाएगा, तो मैं पी नहीं समझ हाँ में चला था हाँ, क्या तो पी, हाँ तो पी इनिशियल इक्वल टू, उसने कहा ना फ्रीली मूव कर सकता है। हाँ सर, ठीक इसके है, बाद तो वॉल्यूम को लिख देंगे ए एच वाला। हाँ तो बस आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ए तो सेम ही है, तो उस हिसाब से है ना, आ जाएगा। फिर क्या बताना था? सर इसके सेकंड पार्ट में तो वही प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो सेकंड पार्ट, अच्छा अच्छा, एक मिनट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा भाई, मैं तो भूल ही जाना। आइसोकोरिक है कहाँ सर, रहा? वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक हाँ, है सर। in the above question, if the we again start from the initial condition, temperature is again gradually raised, the and weights are added to the piston to keep its height fixed, यानी है तो आइसोकोरिक है। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडेड मास व्हेन द फाइनल टेम्परेचर। हाँ, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो पहला है आइसोबारिक और दूसरा है आइसोकोरिक। कर लोगे अब? सर पहला आइसोबैरिक इसलिए है ना क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकता है ना पिस्टन। फ्रीली मूव कर सकता है इसलिए, है ना, तो वो ठीक है अपने आप सर। को एडजस्ट करेगा इस तरह से, ताकि क्योंकि स्लोली जा रहा है। आप खुद सिंपल ऐसे समझो कि मान लो पहले यहाँ का टेम्परेचर रहा होगा पी नॉट रहा होगा, है ना, और वो पी नॉट ही हाँ। बना हुआ है भाई। अगर ये बात भी वैसे तो ये इस तरह से, क्योंकि ये पी एटमॉस्फेरिक ही मान के चलना है वैसे तो इसको, तो हाँ है ना, तो बाद में पी एटमॉस्फेरिक ही बना हुआ है, क्योंकि ये कंटेनर से ऐसे समझो। हाँ सर समझा, मतलब फाइनल हाँ हाइट जो रहेगा तभी प्रेशर हाँ अंदर और बाहर दोनों इक्वल रहेंगे। हाँ, इक्वली रहेगा, क्योंकि स्लोली पिस्टन जा रहा है, एमजी हाँ कांस्टेंट है, हाँ पी एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट है ये। हाँ वो ठीक है, समझा। हाँ तो कौन सा बताना था यार? हाँ, B6 हो गया, B6 हो गया। सी में है क्या? नहीं है, सी में नहीं है। डी में, डी में, डी में, डी में, डी में कौन सा बताना है? डी 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 D3 बताना है बस, बाकी कर लिया। चलो D3 करते हैं। लिख लिया नहीं? हाँ सर। हाँ सर। Show that the internal energy of the air treated as an ideal gas contained in a room remains constant। अच्छा ठीक है, मान लो जैसे कि ये रूम है, एज द टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लो ये विंडो है ना, तो इस विंडो से एयर का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, show that the internal energy of the air treated as an ideal gas contained in a room remains constant as the temperature changes between day and night। तो मान लेते हैं ये डे के हिसाब से और फिर नाइट के हिसाब से टेम्परेचर ये है। इसके नंबर ऑफ मोल्स डे के हिसाब से ये है और नाइट के हिसाब से ये है। ठीक है, and the air in the assume that the atmospheric pressure around remains constant and the air in the room maintains this pressure by communicating with the surrounding through the windows। इसका मतलब ये कह रहा है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम बना रहता है कि, तो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, यानी PATM V वॉल्यूम इक्वल टू ND RTD PATM V नॉट N नाइट RT नाइट। अब आप यहाँ देखो, हमारे पास में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? NFRT/2 ना,
यहाँ से देखो F/2 को बाल लो तो nRT देखो कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या आ रहा है F/2 P/ATM V0 आ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी देखो सेम आ गई ना, प्रूव हो गया। क्लियर? तो ऐसे करना। हाँ सर। डी हो गया, डी के बाद ई में भी कुछ है क्या? ई का E3 है, E3 के अलावा बस E3 बताना है। E3 में क्या थोड़ी गणित लगानी पड़ेगी अपने को, क्या लगाने, आपने कुछ तो सीखा होगा, अभी अप्लाई करते हैं। लिख लिया? सर गणित मतलब मैथ ना? हाँ मैथ्स। ठीक है। मैथ्स लगानी है, ठीक है। हाँ सर लिख लिया ये वाला। तो क्या है देखो, मैथ से इसका क्या रहेगा, ये V है, ये P है, ये लीटर में दिया है, तो ये V1, ये V2, ये P1, ये P0, ये P2, ये 1 से हम लोग ऐसे जा रहे हैं 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसा जा रहे हैं। तो ये तो होगा पॉजिटिव वर्क और ये होगा नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो सब दिया हुआ है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या पूछ रहा है अपने से, फाइंड द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, यानी ऊपर का वर्क निकालेंगे, नीचे का वर्क निकालेंगे। हमें क्या क्या दिया, V2 माइनस V1 दिया है, P1 P2 P0 सब दिया हुआ है, ओके। अब मुझे केवल इतना बता दो कि कुछ तो था कॉन्सेप्ट मैथ्स में कि इसका जो एरिया है उस साइड के कुछ तो बताता है, वो कौन बताएगा भाई? सिमिलर ट्रायंगल से करते। सिमिलर ट्राइंगल है, हाँ। अरे यार, सिमिलर ट्राइंगल है, हाँ। बताओ क्या करना है। किसी भी दो साइड के स्क्वायर का रेशियो और दोनों के एरिया का रेशियो सेम होता है। हाँ, मतलब ऊपर वाले का नीचे वाले का एरिया अगर मैं A1 लेता हूँ तो इसका एरिया A2 लेता हूँ, तो A1/A2 इक्वल टू, हाँ क्या होता है सर कोई भी एक बेस का स्क्वायर अपॉन कोई भी दूसरे बेस का स्क्वायर, हाँ मतलब सेम सेम। मतलब आपके तो है ना, तो बेस का स्क्वायर कैसे देखेंगे, लेकिन बेस का तो आता पता ही नहीं अपने को, क्योंकि V3 V4 तो पता ही नहीं ना। अब V3 V4 तो पता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से करूँगा तो बहुत लंबा जाएगा। वही एक तरीका है जिसमें ये एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे ना। देखो इसका एरिया देखो, आपने कहा यहाँ से देखो, इसको लिखेंगे V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बाई V4 माइनस V3 का होल स्क्वायर, ये कह रहे हैं आप। हाँ और सर। A1 क्या, देखो ना आप यहाँ, सॉरी A1 है, ये तो A2 लिख रहा हूँ मैं। P2 माइनस P1 इक्वल टू V4 माइनस V3, और A1 क्या लिखोगे आप, हाफ P0 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है अब? इससे नहीं बनेगी बात भाई, एक तो रिलेशन हाँ ये आ रहा सर, है, यही मतलब हो गया सर, इससे। हो गया ना। हाँ। तो ये आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास W2 हो गया, ये W1 हो गया, तो टोटल एक को मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया हुआ है,
तो W1 माइनस W2 ये टोटल वर्क आ जाएगा। लिख लो इसको। क्योंकि यहाँ आपको क्या है, V2 माइनस V1 पता है, P1 पता है, P2 पता है, P0 पता है, तो ये मिल जाएगा ना आपको। ठीक है, तो इसकी करो यार, कैसे करेंगे फिर इसको। हाँ आ जाएगा, हो जाएगा, कर लीजिएगा। हमें केवल ये निकालना है, बाकी तो सब हमारे पास में पता है। जैसे इसका तो पता है, A1 पता है आपको, है ना। A1 पता है तो A2 मिल जाएगा ना यहाँ से। नहीं, A2 ये लिखोगे आप, मैं बताऊँ कैसे करना है। सर रिलेशन में फिर भी V4 माइनस V3 तो चाहिए ही रहेगा ना। हाँ, V4 माइनस V3 चाहिए ना। हाँ तो वो तो नहीं हाँ, पता तो है मेरे को। वही निकाला ना इससे हमने। वो निकल जाएगा ना। निकल जाएगा यार, ये हमारे पास में क्या रहा देखो, W1 बाई W2 है, ये नहीं। चलो ये भी नहीं निकालो, कैसे निकालेंगे भाई। सब नीचे दोनों का रेशियो ले लेंगे और ऊपर हाँ, वाले में डाल देंगे। दोनों का रेशियो लेकर ऊपर वाले में डाल देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा ना, आ जाएगा, आ जाएगा, हो गया हो गया हो गया। ये रहा, बताऊं मैं, यहाँ रखो, ये लिख लो, बताता हूँ मैं आपको भी। आ जाएगा मतलब ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल। इस वाली क्वांटिटी को रखो, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। इसको वहाँ रख दो, A1 A2 की जगह रख दो, तो आप देखो कि V4 माइनस P3 एक कट जाएगा, है ना। तो क्या रह जाएगा, V4 माइनस P3 यहाँ से मिलेगा ना, क्योंकि बाकी सब गिवन है यहाँ। और उसके बाद V4 माइनस P3 निकालने के बाद में इसमें रख दो, तो W2 मिल हाँ सर जाएगा, मिल, W1 हाँ सर आ जाएगा। हाँ हाँ और कौन सा बताना है इसमें, लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में E3 हो गया। E3 के बाद F में कुछ है क्या, F4, F7, F4, F4, F5, F4 का क्या बताना है, F4 का सेकंड, ठीक है। हाँ सर सेकंड। चलो करते हैं। F4, an ideal gas is taken through a cyclic thermodynamic process through four steps. The amounts of heat involved in these steps are दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, ऐड करते जाओ, Q1, Q2, Q3, Q4। The corresponding works involved दिया हुआ है, ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो निकाल लेंगे, उसको इक्वल ये कर दिया तो आ गया। व्हाट इज, हो गया ना। इसमें जो Q1 डैश ले लेता हूँ मैं, वो क्या क्या होगा, वो होगा 5960 प्लस 3645 जूल पॉजिटिव हीट लेना है। और टोटल वर्क जो भी आ रहा है W, वो W1 प्लस W2 प्लस W3 है ना, प्लस W4 जो निकाल लिया आपने, तो W बाई Q1 डैश, एफिशिएंसी आ गई। आगे बात सुन में, पॉजिटिव हीट लेना है आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में F5 भी बताना है। In the given figure, gas is slowly heated for some time. एक मिनट, ये हमारे पास में कंटेनर है, ये लाइट पिस्टन है, ये गैस है। In the given figure, gas is slowly heated for some time.
ड्यूरिंग द प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज इन, यानी डेल्टा यू अपने को दिया हुआ है 10 जूल है, एंड द पिस्टन इज फाउंड टू मूव आउट बाय 25 सेंटीमीटर, यानी ये पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो ये मान लेते हैं कि एच है, एच जो कि 25 सेंटीमीटर है, डेल्टा यू हमारे पास में 10 जूल है। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। अब देखो ध्यान से देखिए, गैस इज स्लोली हीटेड फॉर सम टाइम, इसका मतलब हल्का पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस, देन द फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, है ना। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर भी दिया हुआ है, दैट ये हो गया सीधा सीधा dq इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी dv, बस हो गया। p एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट है, डेल्टा यू आपको दे रखा, तो इतनी हीट सप्लाई करी हम लोगों ने इस सिस्टम को, जो dq हीट दिया वही आ गया। डेल्टा यू आपको 10 दे रखा ये, तो डेल्टा यू प्लस p एटमॉस्फेरिक v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये डेल्टा h ही है ना। ये कह रहा है कि कितना गया 25, तो दरअसल ये डेल्टा एच है। डेल्टा एच का मतलब हुआ एरिया इनटू डेल्टा एच, यानी ये हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, आपको दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास में। कर लोगे, यही आंसर है। क्लियर, मैं भाषण में आ गई ना। हाँ सर समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में F5 हो गया, और भी था क्या, F7 भी है। चलिए F7 करते हैं। सर उसमें वही है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब वो J की बात कर रहा है, J क्या होगा फाइनल जो आंसर वो बताया, W इक्वल टू J इंटू Q ना, ये पूछ रहा है वो। तो W जो है वो जूल में है, और Q जो है वो कैलोरी में है। सर इसमें Q कौन सा वाला Q होता है? Q कौन सा वाला, मतलब हीट है ना, इस साइकिल के अंदर जो हीट हम लोग देंगे, सप्लाइड पॉजिटिव हीट। नहीं, W टोटल जो भी है, मान लो Q1 दिया, Q2 रिजेक्ट हुआ, तो W, नेट ना सर, नेट हीट ना। हाँ ये Q है, नेट हीट। ओके, कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, बताइए। और कौन सा है? F7 हो गया, F8 कर ही लिया, तो नेक्स्ट है, ये सब हो गया, ये सब हो गया। G में है क्या, G1 बताना है, ठीक है बताते हैं। G1 if gamma be the ratio of specific heats for a perfect gas, find the number of degrees of freedom of a molecules of the gas। है ये तो ये आया था ना हमारे पास में, बताया तो था आपको। इसमें वो परफेक्ट गैस ही था ना, वो नहीं समझा। परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, वापस से हाँ परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस। ठीक है, मैंने क्या कहा, रियल गैस हमारे कोर्स में नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। G4 G4 भी सेम ही है सर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हाँ कर लोगे। देखो देखो इसमें देखो, इसने क्या क्या देखो, यहाँ से ध्यान से समझ में आएगा आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर अपने को दिया, कैलोरी पर मोल केल्विन दिया हुआ है।
जबकि ये होता किसमें, अगर हम लोग आर को जूल में लेते हैं तो फिर ये भी जूल में निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ दरअसल क्या हो जाएगा, ये Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई J है ये, ठीक है, तो आ जाएगा क्योंकि R किस में अच्छा दिया, तो देखो बस इसमें, वो मतलब हाँ 4.2 जूल्स पर कैलोरी बस वही निकालना है। हाँ वही निकालना है जे, ये कहने का मतलब है। हाँ सर। मतलब सर ये जो क्योंकि मैकेनिकल इक्विवेलेंट है वो कन्वर्जन फैक्टर ही है ना? कन्वर्जन फैक्टर ही है वो, सही कह रहे हैं आप। ये नहीं बताया था कि मैंने यार, बताया था सर सर पहली वो क्लास। बताया था सर वो। हाँ, बताया था सर आपने। ये थर्मल फिजिक्स में था पिछले वाले चैप्टर। जी कौन सा था, G4 है, G1 हो ही गया, G4 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में H7 के पहले है क्या, H के पहले कुछ नहीं है, H7 In a figure, the walls of the container and the piston are weakly conducting. Okay, the initial pressure, volume, and temperature of the gas are दिया हुआ है. Find the pressure and the temperature of the gas. यार एक क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको. स्लोली कंप्रेस करेंगे मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, सडनली कंप्रेस करेंगे मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस. कर लोगे आप, याद है आपको, स्लाइटली कंडक्टिंग वॉल्स करके क्वेश्चन था, सॉल्व क्वेश्चन. अरे था कि नहीं था? हाँ सर करता हूँ। तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा है एडियाबेटिक. अब कर लो, आ जाएगा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, हो गया. अच्छा एक क्वेश्चन है थर्मो का क्या रहे उसका, न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो मेरे ख्याल से रुद्र ने भी पूछा है किसी ने ना, उसका HLP का, वो क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना. हाँ एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो हो जाएगा. वो क्या था, न्यूक्लियर फिजिक्स HLP. कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आपका ये था ना, रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ, है ना, ये था कि नहीं, रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 6 था ने, रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ, सेकंड हाँ एमिट सर बीटा पार्टिकल्स ऑफ एवरेज, है ना. क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिनट, इसका हाफ लाइफ 69.31 seconds, emits beta particles of average kinetic energy. वन 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कहाँ गया, एट एन इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस. अच्छा, यानी सोर्स यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ से R डिस्टेंस पर, जो कि R इक्वल टू 2 मीटर दिया है, यानी इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 3 × 10⁻13 पर मीटर क्यूब. ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियाइड एट दैट इंस्टेंट पूछ रहा है ना. तो और पहले तो निकालें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियाइड एट दैट इंस्टेंट.
तो मान लेते हैं कि n है ना, और अगर n है तो यहां से ध्यान से समझिएगा, देखो कि अगर मान लो मैं यहां से बात करता हूं r पे जाके, मान लो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो यहाँ के जो पार्टिकल्स आएंगे वो सब ऐसे जा रहे होंगे ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको क्रॉस करके जा रहे होंगे। मान लो dt टाइम की बात करते हैं, तो इसमें निकालना है इस dt टाइम में कितने अल्फा पार्टिकल्स है, ये दिया हुआ अपने को, बात समझ में आए पहले तो आप देखो कि हर एक की स्पीड क्या है यहाँ, क्योंकि ऑन एवरेज स्पीड अपने को v दिया हुआ, तो v dt है, तो v dt और इसका पूरा एरिया कितना है, एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू वी डी टी, ये वॉल्यूम हो गया इसका, है ना, ये तो वॉल्यूम आ गया। और यहाँ आप देखो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो अगर मैं यहाँ लेमडा इंटू एन अगर मैं करता हूँ तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पर सेकंड हो गए, इंटू डी टी करता हूँ तो यानी इतने, यानी पर सेकंड इतने हैं, तो डी टी टाइम में इतने, तो ये डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं, 4 पाई आर स्क्वायर वी डी टी कर दूंगा। ये क्या आ गया मेरे पास में, स्मॉल एन आ गया ना, ये रहा आंसर। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, वी आप यहां से निकालोगे, लैम्बडा आपको यहां से मिलेगा, कैसे, ln2 बाई लैम्बडा से, है ना, तो आ गया एन मिल जाएगा आपको। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं लिख लो इसको पहले, क्लियर है? नहीं क्लियर है? हेलो, अरे आवाज ही गायब हो गई, क्या हुआ? हाँ सर, आ नहीं रहा है। समझ में आया? हाँ, अरे भाई हाँ ये सर। समझ में आया? सर वो हाँ, हाँ। एनर्जी का हाँ, क्या यूज किया हमने? एनर्जी का यहाँ से भी निकालूंगा ना मैं, ये देखो ना भाई, ये मैंने dt टाइम के लिए लिया, तो ये जो मॉलिक्यूल सॉरी हाँ 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 इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, तो dt टाइम में तो अपने को तो इसका वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, है ना, तो यहाँ इसने दे रखा था ये इस तरह से, तो यानी हमारे पास में आएंगे लैम्बडा एंड dt, ये क्या हो गए, dt टाइम में कितने एमिट किए हैं वही तो उसको क्रॉस करके जाएंगे ना, हाँ। मतलब उस टाइम जो एक्टिव न्यूक्लियाई रहे होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो क्या रहे यार, क्या बोले, बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स बोला जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो वो फिर मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में दे रखा था उसने एन कितना है। ये लॉजिक समझ में आया? ऊपर वाला क्या लिखा मैंने, नहीं हाँ समझ में सर। आया किसी को? अरे भाई बाकी लोगों को समझ में आया क्या लिखा है ये? हाँ सर। हाँ सर। फिर क्या पूछ रहा है, if a small circular plate is placed at a distance r from nuclide such that beta particles strike the plate normally and come to rest, okay, तो सबकी स्पीड तो v है ना, हाँ ठीक है, कैलकुलेट प्रेशर, अच्छा तो कह रहा है कम टू रेस्ट, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेट ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो रुक जाते हैं, तो कहाँ गया भाई, ठीक है, क्या क्या दिया, मास ऑफ पार्टिकल, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया है, चलो करते हैं। ये लिख लो, पहले लिख लेना सबने, फिर आगे की बात करूंगा मैं। ये मतलब सर वो मॉडर्न फिजिक्स टाइप वाला क्वेश्चन ही हो गया ना? हाँ ये वही क्वेश्चन हो गया। लिख लिया सबने?
तो एन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब क्या कह रहा है वो भी निकाल लेते हैं। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया लिख लिया। अब यहाँ देखो, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आप देखो कि लैम्बडा इनटू एन ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर पर सेकंड है। तो आर डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यानी आ जाएगा एन डैश इक्वल टू लैम्बडा एन बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो ये बीटा पार्टिकल्स भी होंगे क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बीटा पार्टिकल्स अपने को मिल रहे हैं वहाँ पर सेकंड। तो ये हो गया नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया आ गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब ये पार्टिकल जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको एस से मल्टीप्लाई कर दूं यानी उस एरिया पे नंबर ऑफ क्या हो गए, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स पर सेकंड आके स्ट्राइक कर रहे हैं और हर एक की स्पीड v है। तो उस पर एरिया पे टकराने के बाद इसकी स्पीड है, बाद में तो जीरो हो जा रही इनकी स्पीड। तो चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो एम वी ले लेता हूं मैं, मॉड में ले लेते हैं। ये चेंज इन मोमेंटम एक का आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो एम वी लैम्बडा एन एस बाई 4 पाई आर स्क्वायर ना, ये आंसर आ गया। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एस एन डैश से, तो ये फोर्स आ गया ना। अब फोर्स आ गया तो एफ बाई एस कर दो तो प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, रेडिएशन प्रेशर में वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है इसने। भाई बात समझ में आ गई? हाँ सर समझा। तो ऐसे करना था। तो अच्छा क्वेश्चन था वैसे, तो सोचने वाले क्वेश्चन था। और क्या सोचना, क्या है तो पढ़ा हुआ है उसमें, क्या है थोड़ा सा सोचना था, बाकी का तो कॉन्सेप्ट पढ़ ही रखा हम लोगों ने। चलो भाई ये तो हो गया, नया चैप्टर शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं। हीट ट्रांसफर लिख लिया? सर केटीजी में डाउट बचा हुआ है ना, I2 बचा हुआ है। I2 बचा है क्या? हाँ सर। I2 बचा, अच्छा J4 भी बचा है। ठीक है ठीक है, एक मिनट आता हूँ मैं। इसको हटा दूं? हाँ सर। I2, if Q amount of heat is given to a diatomic ideal gas, if Q amount of heat is given to a diatomic gas, अच्छा तो कह रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी बताओ। ठीक है करते हैं। क्यू अमाउंट डायडल, ये मान लो एक इसको हमने क्यू हीट दिया, डायटोमिक है मतलब 5 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन विच द गैस परफॉर्म्स अ वर्क, यानी इसने जो वर्क किया वो 2Q/3 है ऑन इट्स सराउंडिंग, फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या देखो, dQ इक्वल टू du प्लस dw, तो Q इक्वल टू du प्लस 2Q/3, यानी हाँ, du तो इक्वल इससे टू कितना आ गया, DU Q/3 आ रहा है। हाँ Q/3 आ गया। लेकिन ये तो पूछ रहा है मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, है ना। हाँ। प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कहने का मतलब ये है NCDT इक्वल टू du प्लस dw, है ना। और तो कुछ पता नहीं अपने को,
केवल इतना हीट दिया और ये दिया वो कर लिया हमने, तो आ जाएगा, हो गया। कैसे देखो ना भाई, डी यू की वैल्यू क्या है यहाँ, क्यू क्यू बाई बाई 3 थ्री है, हाँ है ना, क्यू बाई 3 है। तो एक मिनट, इसको क्या लिख सकता हूँ वैसे तो, अच्छा इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये NCDT है, और ये इक्वल टू क्यू दिया है। अरे हो गया ना, डायटोमिक गैस दे तो रखा, मैं भी क्या सोच रहा हूँ यार, हो गया। देखो कैसे, क्या करना था, क्या करना था, हमें ये निकालना है ना, अरे कहाँ गया, डी यू मिल गया, क्या सोच रहा हूँ मैं इसमें, तो डी यू हमारे पास में, तो इसको क्या लिखोगे आप, NCVDT लिखोगे ना, तो यहाँ से NDT मिल गया ना, कितना आ गया, Q बाई 3 CV आ गया ना, और ये हाँ इक्वल टू क्या हमारे पास में Q, हाँ तो हमारे पास आ गया Q इक्वल टू NCDT, हाँ, हाँ तो NCDT की NCT वैल्यू के रख दो इसमें, तो C हाँ इंटू क्यू बाई 3CV, CV हाँ तो आ गया हमारे पास में 3CV, तो 3 इंटू ये कितना होता है, तो 5R/2, तो हाँ 15/2 यानी 7.5 आ रहा थोड़ा, क्या दिया 7.5 R, ठीक है ना, हाँ सर। ऐसे करने का। और कौन सा बताने को कह रहे थे, J4, एक मिनट, J4, हाँ हाँ J4, और भी है नहीं है, J4 ही लिख लो इसको। हाँ सर लिख लिया। सर J4 मतलब वर्बल डाउट ही है कि इन्होंने पूछा क्या है, W पूछा या Q1? हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्रीज, मेरे ख्याल से Q1 ही होना चाहिए यार, ये तो क्योंकि जो R नॉट, फ्रीजिंग में एनर्जी जो देते हैं वो हम ही देते हैं, जब रेफ्रिजरेटर में देते हैं तो बाहर से खाली वर्क करते हैं। Q1 तो बाहर जाता है ना सर उसके, तो हाउ मच एनर्जी नीडेड टू फ्रीज, अब इस तरह से कह रहा तब तो यार क्या बताएं फिर, हाउ मच एनर्जी नीडेड टू फ्रीज 10 kg आइस, सर एनर्जी नीडेड टू फ्रीज मतलब जो एनर्जी हम लोग ने हीट जो निकाली ना बाहर, उस वही इक्वल रहेगा ना, उसके इक्वल ही रहेगा ना जो फ्रीजर से हीट निकाली। वैसे तो मेरे अब जैसे क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से तो है कि W पूछना चाहिए, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्रीज, यानी हम जो वर्क कर रहे हैं। हाँ सर मुझे भी वही लगा, लेकिन आंसर में इन्होंने Q1 माना है जो कि Q1 गलत ही है है। वो, मैं ही समझ रहा हूँ, Q1 ही दिया उसका आंसर है, लेकिन होना तो वही चाहिए ना कि कितनी एनर्जी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो जो निकल के आ रहा जो आ ही रहा है, लेकिन हमने कितना वर्क किया, उसका कहने का मतलब तो है ना कि इतनी एनर्जी अपने को चाहिए, पर ये जो Q2 जो निकाल के ला रहा है और W जो वर्क कर रहे हैं उन दोनों को काउंट कर रहा है, मतलब इतनी एनर्जी तो ये होना चाहिए कि कितनी एनर्जी सिस्टम से बाहर फ्लो करेगी, तब तो Q1 सही था, पता नहीं कैसे बनाए, मेरे हिसाब से तो आंसर इसका W ही है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है क्या करना है। हाँ सर। हाउ मच एनर्जी नीडेड टू फ्रीज, भाई हमने कितना वर्क किया, यही ना भाई, जो हीट है वो तो अपने आप निकल के बाहर चली आएगी, तो हमने कितना वर्क किया कि बाहर चलाया हो, अजीब ही क्वेश्चन बनाया है इसमें भी, सर हम W ही होना चाहिए। कंप्रेसर पे डब्ल्यू वर्क हो रहा है ना, और हम हाँ तो वो ये Q2 हाँ हीट बोलो भी बोलो, हम दे रहे हैं। Q2 हीट हम कहाँ दे रहे हैं,
हीट टू हीट तो अपने आप फ्लो करके बाहर आएगी ना वो, हमने थोड़ी किया उस पर, हम तो केवल W वर्क करेंगे ना, हम तो केवल कंप्रेसर पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली Q2 हीट फ्लो करके कंप्रेसर के अंदर आ रही है, फिर उस Q2 को क्या कर रहा है, बाहर भेज दे रहा है। तो हमने वो किया ना, हाँ। कितना वर्क हमने किया, तब तो हमारा हमने कितनी एनर्जी चाहिए था, हमारा तो W चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आ रही ना। हाँ तो सर W होना चाहिए ना आंसर। हाँ W होना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ, और इसने W नहीं दिया बेटा, इसने Q1 दिया है। हाँ तो मैं भी मतलब सोचता Q1 हूँ कैसे हो ऐसा सकता क्यों बोल रहा है। ठीक है ना, W होगा यार, कितना नीडेड है, और बाकी का तो अपने आप फ्लो करके आ रहा है, उसमें तो हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो केवल ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि हीट ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाए, तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो W हुआ ना वो तो। ठीक है ना। हाँ सर। हो गया, तो क्या करें, क्या बताएं, ये ट्रांसफर में कितना हो पाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन करो आप, तो आज एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा इसमें। एक एग्जांपल है, एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस R है, और इसकी जो लेंथ है ये L ले लिया मैंने, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका है, यानी R = 1 है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी A 0 है, T 0 है। और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है कि है ना, लाइट इंसिडेंट हो रही है। आपको बताना है फोर्स, है ना, फोर्स ऑन द सिलेंडर ड्यू टू इंसिडेंट रेडिएशंस। करो। मतलब उसके सिलेंडर के तो चारों तरफ हो रही है ना। अब आप सोचो सिलेंडर के चारों ओर क्यों होगा, क्योंकि ऐसे देखो, इसका अगर मैं इधर से देखता हूँ, मान लो मैं इसको इधर से देखता हूँ, तो ये सिलेंडर मुझे ऐसा नजर आ रहा होगा, इसके रेडियस R है, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी लेंथ में रखा है, तो ऐसे जाएगा ना ये लाइट रेस। अच्छा हाँ। सर 4RLI/C। नहीं अरे बेटा, इतना आसान तो वो स्फेयर वाला में आया तब ऐसे मान लिया आपने, यूं हो सकता है, पर पता नहीं, नहीं आप एरिया का इतना। प्रोजेक्शन लेते थे ना। नहीं तो परफेक्ट, वो तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस लूंगा तब ना। स्फेयर के केस में आ गया था वो I/C πr², और अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो जो आप बोल रहे हो वही आंसर था उसका, इसलिए तो मैंने R = 1 लिया ना यहाँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो आंसर है, वो निकालना पड़ेगा आपको। तो जो बेसिक पढ़ाया था ना, जो भी बेसिक आपको पढ़ाया उसको पहले वापस से देखो, और इस क्वेश्चन को करो भी, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो आपको बताया था। सोचो इस क्वेश्चन के अंदर। I/L/C नहीं होगा। नहीं है ना, वो तो नहीं है, इतना तो मुझे याद है। आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन वो तो नहीं आता है आंसर उसका, क्योंकि वो स्फेयर के केस में निकल के चला आता, दोनों केस में परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, तब दोनों के उस केस में तो निकल आता है, लेकिन सिलेंडर केस में नहीं आता है वो। भाई अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो इसका आंसर था पाई इंटू कितना हो जाएगा इसका, 2R, इसका होगा 2R × L,
तो 2r इंटू एल इंटू आई बाई सी, ये आंसर है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, क्योंकि इसका इफेक्टिव एरिया क्या मिल रहा है अपने को, 2r इंटू एल और आई बाई सी, तो वो तो हो ही जाएगा। और आप कर लो भाई, इसका एक्सरसाइज 1 कर लो, एक्सरसाइज 3 कर लो, उसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी का करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे इसका, है ना, फिर इसका एचएलपी करेंगे। कैलोरीमीटर का भी एचएलपी हो गया, बचा है सर। मतलब आप लोगों ने कर लिया ना वो, मैंने आप कर लोग करेंगे। अच्छा, तो बाकी लोग भी कर लो, फिर डिस्कस कर लूंगा मैं। सर इंटीग्रेट करके भी वैसा ही आ रहा है। नहीं आ रहा यार, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, कैसे क्या आपने? सर थीटा एंगल पे आर डी थीटा का एलिमेंट आया और उसका एरिया आर डी थीटा इंटू एल, फिर इंटेंसिटी का बिल्कुल सही। कंपोनेंट लिया जो परपेंडिकुलर हो उस एरिया के, फिर इंटीग्रेट कर दिया पूरा। तो उसमें आपको क्या मिला, मतलब cos स्क्वायर थीटा मिला या cos क्यूब थीटा मिला? हाँ हाँ सर, हाँ एक सेकेंड। हाँ सर cos क्यूब थीटा मिल रहा है। cos क्यूब थीटा मिल रहा है, ठीक है हाँ ना। अब क्योंकि सॉल्व जो करो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो हम खाली हाँ हॉरिजॉन्टल वाला। हाँ, तो फोर्स, जो फोर्स आ रहा है ना वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, अब उसका भी कंपोनेंट लेके इंडिकेट करना है आपको, क्योंकि पार्टिक क्या हो रहा है, क्योंकि फोटॉन्स एक ऐसे आके इंसिडेंट होके ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं ना, उनका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स इधर आएगा डीएफ, फिर उसका ये कंपोनेंट को इंडिकेट करना है। और वो भी कैसे, या तो -π/2 से π/2 या 0 से π/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैसे करना है इसको। हाँ सर, मेरा 8IRL/3C ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसे तो एग्जाम मैंने कहा ना, आंसर तो मुझे पता ही नहीं, मेरे पास आंसर ढूंढना पड़ेगा, लास्ट ईयर किसी ने cos पूछा क्यूब था। को इंटीग्रेट करना है ना, तो उससे आ जाता हाँ, है। cos क्यूब और भी कुछ चीजें हैं उसमें, cos क्यूब थीटा बनता है उसमें। हाँ हम्म।
हाँ सर 8IRL/3C आ रहा है अभी। अच्छा, सबके ये आ रहा है? मैं करूं? ये ए डैश ले रहा हूं मैं और डीए है हमारे पास में। तो पहले इसका एरिया भी देखेंगे हम लोग। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये थीटा है ना? तो ये कितना जाएगा? ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा जाएगा, और अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है देखो, ए डैश बाई डी ए, ये तो आ रहा है कॉस थीटा, और इंटेंसिटी इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे एन एच न्यू बाई ए डैश के। तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट होंगे एच न्यू, सॉरी, तो ये जाएंगे आई बाई एच न्यू और ए डैश, यानी हो गया डी ए कॉस थीटा। यानी इस ये जो बीम बन रही इसमें एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इतने इंसिडेंट हो रहे हैं। अब एक फोटोन की बात करेंगे तो एक फोटोन आएगा तो ये नॉर्मल होगा, तो ये फोटोन आके ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप देखो चेंज इन मोमेंटम, इसका तो मोमेंटम इधर मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग इसको इधर लगेगा, तो वो आ जाएगा दरअसल 2h बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा, और इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो दरअसल ये होगा df। तो ये हमारे पास में df आ गया। अब df का भी ये कंपोनेंट लेंगे क्योंकि एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये फोर्स आ गया। इसको इंडिकेट कर देंगे, लेकिन इसको इंडिकेट करेंगे 0 से π/2, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये फोर्स आ जाएगा मेरे पास में 2h बाई लेमडा, ये हो गया हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा, और n की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो i बाई एच न्यू डी ए कॉस थीटा, और ये 0 से π/2। एक्सप्रेशन ये आना चाहिए। और यहाँ डी ए क्या आपके पास में, डी ए दरअसल r डी थीटा इंटू एल है ना, ये आया एक्सप्रेशन फाइनल। ये लिख लो। ये आया कि एक्सप्रेशन नहीं आया किसी के भी? ये लिख लो, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो मैं क्या, तो आप ही सॉल्व कर लेते हो, करो इसमें सॉल्व करो तो क्या रहा फाइनली।
हो गया? हेलो, एक मिनट, मैं फाइनली क्वेश्चन बना देता हूँ ना। ये ऊपर वाला तो रफ कर दूं ना। ये आ जाएगा f डैश इक्वल टू 4h बाई लैम्डा I बाई h न्यू और dA cos थीटा क्या था? r d थीटा इंटू एल cos क्यूब थीटा 0 से π/2। मैं भी इसका आंसर याद देख लेता हूँ यार, मुझे भी याद नहीं क्योंकि है ना, तो ताकि मुझे भी याद रहेगा ना कि हाँ ये आंसर से होता है। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं इसलिए। तो 4hi बाई लैम्डा h न्यू r l और कौन बताएगा इसको, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 cos 3 थीटा प्लस नहीं उससे अच्छा वन साइन थीटा को डी ले लो। है ना, ये वाला ना, इस तरह से ना, ऐसे कर हाँ सकते यही हैं वाला। ना? तो सॉल्व बताओ ना, मुझे फाइनल आंसर बताइए ना इसका, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा मेरे लिए। कौन बताएगा, जल्दी से बताइए ना। इसका 2/3 आता है। 8 IRL by 3 lambda mu। वही तो 8 IRL by 3C। इसी से आ रहा है ना, मतलब 8 हाँ इसी से आ रहा है RL by 3C। बाई 3C, यही है ना आंसर? हाँ सर। हाँ सर यही आ रहा है। यही आ रहा होगा, है ना? तो देखो इस केस में ऐसा आ रहा है, पाई बाई नहीं आता इसमें। नहीं सर। नहीं सर। हाँ तो नहीं आता होगा, तो ये आंसर है लेकिन इसका, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। उसी स्पेयर वाला भी जो सॉल्व क्वेश्चन है ना आपके, स्पेयर वाला जो सॉल्व एग्जांपल वो करेगा, इसी कॉन्सेप्ट से करेगा, आ जाएगा उसका आंसर वो, है ना। लेकिन उसमें रिंग बनाना पड़ेगा, उसमें थीटा पे जाके डी थीटा की रिंग बनानी होगी आपको ऐसे, ठीक है ना। फिर सॉल्व करेगा तो उसमें, लेकिन कहाँ से कहाँ इंडिकेट करोगे? 0 to π/2 ही इंडिकेट करना उसमें, 0 से π/2, 0 से माइनस π/2 से π/2 नहीं, क्योंकि रिंग बना ली ना आपने, तो स्मॉल रिंग से लेकर बड़ी रिंग बनेगी वहाँ, इसका मतलब 0 से π/2 इंडिकेट करना वहाँ, करिएगा आ जाएगा उसमें, है ना। जो भी होगा दिख जाएगा आपको, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन। वैसे तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन फिर भी उससे एक आइडिया और लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे, है ना। और आप लोग होमवर्क कर लो यार, तो पढ़ाई करो भाई, जोश बरकरार रहना चाहिए। हाउ इज द जोश, ठीक है ना। चलो ओके बाय। हाँ सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ सर बाय सर। ओके बाय बाय सर। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। ईयर बाय। सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ आपको भी, आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर हाँ तभी हैप्पी होगा न्यू ईयर बेटा सर। जब रिजल्ट आएगा बेस्ट, ठीक है। और वो तो 6 महीने बाद है ना सर अभी तो। तो हैप्पी क्या न्यू ईयर हुआ, सर। 6 महीने न्यू ईयर हमारा तो हर दिन ही होना चाहिए वैसे तो। ठीक है ओके, आप लोगों को भी। हाँ ओके बाय बाय।